अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, कंपनी इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है जरा, अब इस चैप्टर के अंदर अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू करें, हमने कल सिलेबस को देख लिया था अपने तमाम कि जी हमारी सिलेबस की गाइडलाइंस क्या है। तो और हमने ये भी देखा था कि हमारे 5 पोर्शंस थे, उसमें से जो फर्स्ट पोर्शन था उस जो 15 से 20 नंबर का है उसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, अगर हम आपकी ग्रिड की तरफ चलेंगे जो आपके चैप्टर्स का सीक्वेंस है, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट जिसको कहते हैं, तो इस किताब के अंदर सीक्वेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आपने बी लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बिजनेस लॉ के अंदर मुख्तलिफ एक्ट मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, फिर आपके पास कुछ मिसलेनियस एक्ट्स थे जिसमें आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया और छोटे छोटे जो कि कुछ पेजेस पे थे। तो आप उनमें से कोई भी एक्ट अगर शुरू करें तो कर सकते थे। ऐसी रिक्वायरमेंट हरगिज़ नहीं थी कि जी पहले आप ये वाला पोर्शन करेंगे तो अगला जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहली दफ़ा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट एक्ट कम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप पार्टनरशिप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप मिसलेनियस में से कोई भी पढ़ना चाहें आप उनमें से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ज़रा देखें तो आपके सिलेबस में जो पोर्शन है जो आपने पढ़ना है वो कंपनीज एक्ट 2017 की कुछ प्रोविजन है। ठीक है, और अगर इनको रफली कैलकुलेट किया जाए तो ये 100 भी नहीं है, लेस देन 100 प्रोविजंस है आपकी। ठीक है, वैसे तो जो कंपनीज एक्ट 2017 की प्रोविजन अराउंड 500 550 कुछ इस तरह है। ठीक है, जो सिर्फ एक्ट 2017 की है। ठीक है, तो आपका सिलेबस के अंदर उस एक्ट का मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं कि ओनली 20-25% पोर्शन शामिल है जिसके अंदर रूल्स वगैरह नहीं है। कुछ चैप्टर्स के अंदर रूल्स आ रहे हैं, जब हम चैप्टर देखेंगे फॉर इंस्टेंस चैप्टर 5 है उसके अंदर कुछ रूल्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर है और कुछ डिविडेंड के चैप्टर 9 के अंदर है। तो अगर सीक्वेंस देखा जाए, चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है कि जी कंपनी क्या होती है, उसकी एग्ज़ाम क्या है और रजिस्टर कैसे होती है। जिस तरह आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है आई कैप के अंदर। ठीक है, अब मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन करके आते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जो है पीआरसी और कैफ करके आते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है। शुरू में आपके पास कुछ इस तरह के जी एफएससी और ओ लेवल्स या ए लेवल्स के रूट हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स इसके बाद कैप स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी पीआरसी स्टार्ट कर देंगे, सीए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो कि बीकॉम करके आते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बैचलर्स करके आते हैं जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिनको आई कैप एग्जामेशन देता है उससे, और कुछ बाकी किसी से करके आते हैं। तो फिर क्या होता है, आई कैप उनको दोबारा से रजिस्टर करता है किसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हैं तो सारे सीए की तरफ जा रहे हैं एंड रिजल्ट, लेकिन रूट हर एक का मुख्तलिफ है। तो इसी तरह कंपनीज की भी रजिस्ट्रेशन की बात आती है कि डिफरेंट किस्म की कंपनीज है तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। ठीक है, अच्छा जी, जब रजिस्ट्रेशन हो गई तो फिर कंपनी ने कुछ अपने लॉज एंड रेगुलेशंस खुद से बनाने होते हैं। ठीक है, इसको एसओपीज कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, जिस तरह आप लोग किसी भी कॉलेज में हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, वहाँ के कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपने फॉलो करने हैं। अटेंडेंस के प्रोसीजर्स हैं, आने जाने के प्रोसीजर्स हैं, जो फिजिकल कॉलेज में होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर अब कंपनी के प्रोसीजर्स आ गए, फिर कंपनी चलेगी कैसे? तो हमने कहा जी वो डायरेक्टर्स होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, अदर ऑफिसर्स कुछ पोजीशंस होंगी, ये चलाने वाले हो गए। फिर कंपनी को के अंदर जो सरमायादारी है, जो पैसा है, ठीक है, वो कैसे आएगा, उसके बारे में हमने कहा चैप्टर 5 में देख लेते हैं। ठीक है, फिर आपके पास प्रॉस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रॉस्पेक्टस क्या है कि वो जो पैसा आने का तरीका है,
शेयर कैपिटल में वो है उस पैसे के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि वो एग्जैक्टली जो कैपिटल आपने बनाया है, उस कंपनी की जो नेटवर्थ बनाई है वो क्या है, उसके रिलेटेड प्रोविजंस। फिर उस पैसे को आपने लाना कैसे है लोगों से, उसका तरीका का। फिर बिजनेस शुरू करना है तो उसे आप पहले आपको कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें। अच्छा जी, चैप्टर 7 की तरफ आए तो हमने कहा चैप्टर 7 ये एक ऐसा चैप्टर है, ये चैप्टर 7 क्या है, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, यानी कि आप लोन्स लेते हो किस तरह, ठीक है, आपने वो लोन लेना है तो उसकी जो तरीकाकार है वो सारा यहाँ पे। तो चैप्टर 7 का ताल्लुक अगर हम देखा जाए तो इन बाकी चैप्टर से नहीं है, यानी कि अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, सही है। ऐसा नहीं है कि जी इसको पढ़ने के लिए पहले हमें सारा ये पढ़ना होगा, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, क्योंकि आप ये टर्मिनोलॉजीज वैसे भी सुनते रहे हैं कि जी मॉर्गेज क्रिएट हुआ हुआ है, किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, किसी और का हक यानी कि क्रिएट हुआ हुआ है। बहुत डिटेल्स में इंशाल्लाह जब हम चैप्टर की तरफ जाएंगे तब करेंगे। फिर है जी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन, कि जी कंपनी की मीटिंग्स कैसे होंगी, कंपनी के लोग आपस में उसको चलाने वाले जो डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स जिन्होंने पैसा लगाया वो आपस में कैसे मिलेंगे, उनके मामलात कैसे तय होंगे, कोई डिसीजन मेकिंग करनी हुई कैसे करेंगे, तो वो हम चैप्टर 8 के अंदर देखेंगे। देन कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, यानी कि डिविडेंड कैसे देती है, चैप्टर 9 में हो गया। चैप्टर 10 में क्या है, कंपनी अगर कोई और इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है या किसी डायरेक्टर का किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर इंटरेस्ट है तो उसने वो कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा उसके बारे में। फिर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होंगी, हमें कोई और अगर रिपोर्टिंग करनी है, एनुअल रिटर्न यानी सालाना हमने कोई रिपोर्ट्स फाइल करनी है, कोई रिक्वायरमेंट है लॉ की, तो वो क्या है। और लास्ट में चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप, कि जी कंपनी को वाइंड अप कैसे करना है, कंपनी बंद कैसे होगी, यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने से लेके कंपनी को ख़त्म करने तक की समराइज फॉर्म कह सकते हैं, या जो सारा कुछ है वो आपको यहाँ पे इस किताब में मिलेगा, ठीक है। सो 10 चैप्टर्स स्टार्ट फ्रॉम द लाइक कंपनी के इंट्रोडक्शन से शुरू, कंपनी बनेगी कैसे, टिल आपके क्या है कंपनी को ख़त्म करने तक की सारा ये सिलसिला है। तो अब शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, जो कि हमने देखा है कि जी क्या है, कि जी इंट्रोडक्शन है और आपने बताना है जी टाइप्स क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे हुई। चलिए जी चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें उसकी तरफ आते हैं। क्या चीज़ है जनाब कि किताब को पढ़ना कैसे, ठीक है। इस किताब को जब आप सब, एक तो ये है कि मैं आपको लेक्चर दे दूँगी, ठीक है जी, आज का जो भी हमारा टॉपिक है जो कि बेसिकली कंपनी के बारे में होगा कि ये जो एंटिटी है ये क्या है और ये कैसे बाकी बाकी बिजनेस के नेचर से मुख्तलिफ है, ठीक है। बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने क्या करना होगा, आपने जब भी जाना है, अगर आप अपनी किताब में देखें तो इस किताब के अंदर आपको ये जो साइड पे 3 हेडिंग्स से 3 मार्कर्स नज़र आ रहे हैं। एट अ ग्लैंस, एट अ ग्लैंस के बाद है जनाब स्पॉटलाइट, ये देखिए जो ग्रे में नज़र आ रहा है दिस इज स्पॉटलाइट, और लास्ट में है आपके पास पोर्शन स्टिकी नोट्स, ठीक है। ये रहा, ये जो एट अ ग्लैंस है ये पहले पेज को कहते हैं, जो भी आपके चैप्टर का फर्स्ट पेज है दैट इज योर एट अ ग्लैंस। फिर चैप्टर की जो इनसाइड है दैट इज योर स्पॉटलाइट, क्यों जी उस पर स्पॉटलाइट जा रही है किस चीज़ के ऊपर, एट अ ग्लैंस क्या है, एक नज़र के अंदर उस चैप्टर की समरी, ठीक है। कि एट अ ग्लैंस क्या होता है, एक नज़र में आपको समझ आ जाए कि अच्छा जी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो एट अ ग्लैंस है ये आपका पहला पेज है जिसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर जो कुछ पढ़ना है वो आपको वन लाइनर सेंटेंस के अंदर, यानी कि जितने टॉपिक्स हैं आपको उतने ही ये बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे ये नज़र आएंगे, ठीक है जी। स्पॉटलाइट क्या है, कि ये जो एट अ ग्लांस में उसने टॉपिक्स बताए हैं की डिटेल, यानी कि ये जो आप यहाँ पे साइड पे बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं, फीचर्स ऑफ द कंपनी, यही आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 स्पॉट में डिटेल में होगा। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, अथॉरिटीज क्या है, एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, और देन
आपके पास एमसीक्यूज है, और लास्ट में स्टिकी नोट है। स्टिकी नोट क्या है? स्टिकी नोट आपके पास एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर उस चैप्टर की समरी है। एट अ ग्लांस और स्टिकी नोट में फ़र्क क्या है कि जी एट अ ग्लांस क्या है कि वो आपको सिंपल जो है वो पैराग्राफ, छोटे स्मॉल पैराग्राफ की फॉर्म में वो तमाम चीज़ें लिख रहे हैं कि जी आने वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे क्या। स्टिकी नोट क्या है कि जैसे आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं ना, ठीक है, कि जी अच्छा ये वाला टॉपिक था, उस टॉपिक के अंदर ये चीज़ थी, ठीक है। एट अ ग्लांस के अंदर बस ये है कि ये टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ना है। लेकिन स्टिकी नोट के अंदर क्या होगा कि जी जी फलाने टॉपिक के अंदर फलानी फलानी बात लिखी हुई है, यानी कि उसके अंदर की डिटेल्स, यानी कि स्पॉटलाइट के अंदर जो तमाम चीज़ें डिटेल में मेंशन है, वो स्टिकी नोट्स के अंदर आपके पास तमाम पॉइंट्स में मौजूद है। मैं आपको साथ फर्स्ट चैप्टर के स्टिकी नोट ओपन करती हूँ। तो अगर सपोज आपके टेस्ट वगैरह होते हैं या आपको टाइम कम है, ठीक है, एग्ज़ाम की बात नहीं करी पहले, कि आपने कोई चैप्टर देखना है कि यार इस चैप्टर के अंदर है क्या, कोई चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आपको मुश्किल लगता है, आप कहते हैं ऐसा करता हूँ कि भाई देखते हो स्टिकी नोट से, क्योंकि वैसे पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ज़रा स्टिकी नोट से इसको देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, आप इसको बिल्कुल खोलें, एट अ ग्लांस पहले पढ़ें कि जी एट अ ग्लांस में क्या क्या लिखा हो कि जी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या। फिर स्टिकी नोट खोलें कि जी अच्छा जी स्टिकी नोट के अंदर वो आपको बताएगा कि जी अच्छा जी पहली चीज़ फॉर इंस्टेंस चैप्टर के अंदर हमने खोली है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेपरेट पर्सनालिटी, ठीक है। एट अ ग्लांस के अंदर सिर्फ ये हेडिंग लिखी होगी, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर तीन चीज़ें आ रही कि जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनालिटी के अंदर हम ये तीन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं जी, उसके अंदर ये पांच चीज़ें पढ़ी हैं कि जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद क्या, एक महदूद लाइबिलिटी जिस कंपनी की हो उसके अंदर कंपनी की लाइबिलिटी होगी, डायरेक्टर्स की कितनी होगी, मेंबर्स की कितनी होगी, क्रेडिटर्स को किस तरह वार्न किया जाएगा। फिर इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है, मेंबर्स लायबिलिटी के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्या है, ठीक है। फिर पब्लिक कंपनी के अगर आगे फर्दर टाइप्स क्या है, फिर होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, अथॉरिटीज़ में क्या क्या पढ़ना है, फिर जो बाकी आपने कोई डेफिनेशंस देखी हैं वो आगे। फिर जो लास्ट में एक टॉपिक है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी लाइसेंस ऑफ एसोसिएशन विद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, यानी कि अगर आपने कोई रिवाइज करना हो चैप्टर को तो आपने ये स्टिकी नोट खोले हैं, आप रिवाइज करने बैठे हैं, अच्छा जी इसका कॉन्सेप्ट ये था, रिवाइज हो गया, अच्छा जी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंस में ये चीज़ें आती थी, कंडीशंस एंड रेगुलेशन में ये आती थी, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में आता था, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस में आता था, कि आप इसको सामने रख के आप अपनी चीज़ें रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कल की क्लास में भी और उससे पहले भी जिस तरह मैंने आप पे एम्फसाइज किया था कि बुक बहुत अच्छी ड्राफ्ट हुई हुई है, ठीक है। और इतनी अच्छी बुक ड्राफ्ट हुई हुई है कि आपको किसी और किताब की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो मैंने आपको कहा था कि आपने पास पेपर की जो बुकलेट है वो लाजमी अपने पास रखनी है, ठीक है। क्योंकि हाँ हमारा जो तरीकाकार होगा, हम हर चैप्टर के पास पेपर्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उस किताब को अपने साथ रखें ताकि साथ साथ प्रैक्टिस करें। अब शुरू करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर को। थोड़ा मैंने आपको इस किताब में जो चैप्टर्स का सीक्वेंस किस तरह है उसके बारे में बताया, फिर बुक से पढ़ना किस तरह उसके बारे में बात की। अब चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक क्या है जनाब जी, फीचर्स ऑफ कंपनी। अगर कोई लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं साथ, ठीक है, या टैक्स पढ़ लिया या पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि ऑडिट में, टैक्स में और कंपनी लॉ में जो आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो पहला लेक्चर है वो आपका टाइप ऑफ बिजनेस के ही बारे में है, ठीक है। आज है जनाब 8 मई। कि जी ये जो बिजनेस है अगर कोई बंदा करना चाहता है, ठीक है, आपने ऑडिट में भी पढ़ा, मैंने कहा यही कॉन्सेप्ट आप कंपनी लॉ में भी देखते हैं, सही है। और
पहला लेक्चर आपका यूजली इसी पे होता है कि जो आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये बिजनेस आप किस किन तरीके से कर सकते हैं। कोई भी पर्सन है, ठीक है, अ, अच्छा जी, सरमत सही, आपको स्क्रीन और आवाज़ सारा कुछ सब क्लियर नज़र आ रहा है? जी, आपके सामने चैट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिए कि कोई अगर आपका सवाल है, अभी तक कोई क्वेरी है, तो आप साथ साथ, क्योंकि आई वांट कि हमारा सेशन कम्प्लीटली इंटरैक्टिव हो, तो कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी सवाल हो, आप फ़ौरन से चैट में लिखते हैं। अगर स्पीड की तेज़ होती है, रुकने का भी कह सकते हैं। जी, क्या मेरी आवाज़, स्क्रीन सब कुछ क्लियर हो रहा है आपको? तो बिज़नेस के हमने कहा जी, बिज़नेस के क्या तरीके हो सकते हैं? हमने कहा जी, फॉर इंस्टेंस बिज़नेस का तरीका ये है कि एक साहब है, उनका नाम हमने कहा जी अली हो गया। अली साहब ने क्या किया है कि वो कहते हैं कि यार, मैं बिज़नेस को, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। सपोज़ हमने कहा कि जी उन्होंने क्या बिज़नेस स्टार्ट किया, उन्होंने सेरामिक्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। अब सेरामिक्स के बिज़नेस के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि एक चीज़ उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी खोल दी है, ठीक है, जहाँ वो चीज़ें बनती हैं, और साथ में ही उन्होंने उसका एक स्टोर खोल लिया, आउटलेट खोल लिया। अब क्या है कि जितना जो पैसा है उस बिज़नेस में, वो सारा का सारा अली साहब ने खुद लगाया, यानी कि जितना फाइनेंस किया है वो सारा खुद कर रहे हैं, सारा पैसा खुद लगा रहे हैं। फिर उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी खुद ही कर रहे हैं, यानी कि उसको डेली बेस पे उसके देखना, उसके ऑपरेशन करना, ठीक है, उन्होंने लोग रखे हुए एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उन सबको मैनेज करना वो खुद ही कर रहे हैं। फिर उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, हर तरह के डिसीजन लेना, किसी भी किस्म के, कोई लोन्स लेना है, कोई अपने प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करना है, कोई एक्सपेंशन करनी है, कोई और काम करना है, कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, किसी चीज़ को बंद करना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है ये अली साहब ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर उसकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से या लॉ एंड रेगुलेशंस की तरफ से उसके ऊपर कोई चीज़ बाइंडिंग है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये तमाम चीज़ें भी सारी अली साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। यानी कि अली साहब ही इस बिजनेस के क्या है, ओनर है, वही इसको मैनेज भी कर रहे हैं, ठीक है। अब सभी हमने चैप्टर्स देखे जी, हमने कहा जी कंपनी है, कंपनी बनेगी कैसे, फिर इसको मैनेज करने वाले कुछ लोग होते हैं, जो हमने मैनेजमेंट के चैप्टर्स देखे कि जी डायरेक्टर्स हैं, सीईओ लिखा होता है, एंड अदर ऑफिसर्स। तो अच्छा जी, तो हमने कहा जी, अब यहाँ पे हमने कहा ये साहब जो हैं इस सारे बिजनेस को खुद ही देख रहे हैं, फाइनेंस भी खुद कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग भी खुद ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी, कोई भी जो लॉ एंड रेगुलेशंस की तरफ से वो खुद ही है। तो जो इस तरह का बिजनेस होता है, हम उसे कहते हैं सोल ट्रेडर, ठीक है। कि ये जो अली साहब, ये जो तन तनहा एक काम कर रहे हैं, जिसमें ये सारे काम खुद कर रहे हैं, इसे कहते हैं सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर हमने कहा एक तरह का बिजनेस, अगर हम यूँ सोचें कि इस बिजनेस के प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। प्रोज क्या है कि जनाब ये खुद अपने बिजनेस को मैनेज करें, किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है, ऐसा ही कंप्लीटली अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक अपने बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। किसी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस नहीं है तो इनका जो है कोई भी डिसीजन लेने के लिए टाइम भी वेस्ट नहीं होता, जो चीज़ करना चाहते हैं बस सोचा और कर लिया, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सारा बिजनेस इन्हीं का अपना है, जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, किसी से मशवरा ज़रूर ले सकते हैं,
उसमें कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन मशवरा लेंगे, करेंगे वही जो इनका दिल करेगा। सही है। तो हमने कहा एक तो ये बड़ा फ़ायदा है इनको इस बात का कि जी किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, जो चाहें जैसे चाहें अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नुकसान क्या है? कौन क्या है? अकेले बंदे हैं, कितना कुछ मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें कैसे देखेंगे? ठीक है। एक अगर वो सपोज हमने कहा हमने सिरामिक्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उसके फंक्शंस जो है वो का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको डिसीजन मेकिंग के लिए, मशवरे के लिए जो है दो अनदर मैनेजमेंट में हिस्सेदारी चाहिए होगी। ठीक है। सपोज फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो भी तभी हो सकता है कि आप चाहें कि कोई और पर्सन भी पार्टिसिपेट करे। ठीक है। अच्छा जी, सरमन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, आप चैट में भी आपने कुछ भी नहीं कहा अभी तक। क्या आपको सब क्लियर हो रहा है? आवाज़ वगैरह यहाँ से सब क्लियर है स्क्रीन में? ओके, ठीक है। साथ साथ आपको कहीं पे भी कोई इशू हो, आप काइंडली चैट में पूछते रहें। तो हमने कहा जी ये बिजनेस हो गया सोल ट्रेडर, ठीक है। अब दूसरा बिजनेस क्या है जो कि आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप। जी आपका बी लॉ पास है साथ? सर मत सॉरी जी। तो बी लॉ में क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप। कुछ बताएंगे पार्टनरशिप के बारे में, क्या थी? एक तो रटी रटाई डेफिनेशन है ना, when two or more people। जी कुछ कुछ एनी आइडिया कि बस मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए कि जी पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप किसको कहते हैं? जो मैंने लाइन बोली थी ना, उसमें जो नेक्स्ट वर्ड आना है ना, when two or more people, वही उसी वर्ड के अंदर पार्टनरशिप की एसेंस है। जी कुछ बताएंगे? डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो थी जी when two or more people agree, दो लोग जब एग्री करें, यानी कि उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है। किस चीज़ का एग्रीमेंट होता है? कि वो शेयर करेंगे क्या चीज़? प्रॉफिट्स। किस चीज़ के प्रॉफिट शेयर करेंगे? उस बिजनेस के जो वो कर रहे हैं। कौन करेगा? वो कहता था कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि आपकी जो एजेंसी का रिलेशनशिप था, ठीक है, कि भी सारे लोग भी मिलके कर सकते हैं, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि हो सकता है कोई एक बंदा उन सबके बिहाफ पे कर ले। ठीक है। तो हमने कहा था ये पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप सबसे पहले हमने कहा सोल ट्रेडर एक ही बंदा था। पार्टनरशिप क्या है? इसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो कि आपस में प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, जिनके दरमियान में एक एग्रीमेंट होगा, एक मुआहिदा होगा कि आओ ये बिजनेस करते हैं और इस बिजनेस से आने वाले जो प्रॉफिट को हम शेयर करें। कैसे शेयर करेंगे? वो उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होगा कि जी हमारी क्या रेशो होगी। ठीक है। फिर बिजनेस चलाएगा कौन? हमने कहा सब लोग भी चला सकते हैं और कोई एक बंदा भी चला सकते हैं। अब ये क्या है? ये है पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर क्या था? तन तनहा अकेला आदमी। लेकिन वही जब तनहा अकेला आदमी किसी और के साथ मिलके प्रॉपर एग्रीमेंट करे कि आप बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है, हो सकता है सारे चलाए, हो सकता है एक ही बंदा चलाए, और इसके प्रॉफिट को शेयर करेंगे और करेंगे क्या? बिजनेस। होनी क्या चाहिए? बिजनेस। सो हमने दो तरह के बिजनेस देख लिया, एक सोल ट्रेडर देख लिया, पार्टनरशिप देख ली। अब यहाँ पे एक बड़ी खास बात है जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे कि जी सपोज कोई भी अगर इश्यू आता है, ठीक है, बिजनेस के हो नुकसान हो गया, कोविड आ गया,
बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, लोगों के पैसे देने हैं वापस, जिन लोगों ने पार्टनरशिप पर सरमाया लगाया है उनको भी रिस्पॉन्ड देना है। अगर सोल ट्रेडर खुद है, ठीक है, और बिजनेस कर रहा था, कोविड आ गया, तो अब उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज थी, बिजनेस तो चल नहीं रहा, तो जो लाइबिलिटीज थी जो उसने पे ऑफ करनी है अभी, बिजनेस नहीं चल रहा, कोई इनकम नहीं है, तो लाइबिलिटीज का क्या होगा? लाइबिलिटी तो रहेगी, जो पैसे पे करने हैं वो तो करने ही करने हैं, वो तो किसी भी सूरत में माफ नहीं है, वो तो वापस करने हैं। तो याद रखिएगा, सोल ट्रेडर के अंदर और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से मुराद क्या है? अनलिमिटेड से मुराद है कि ऐसा नहीं कि कंपनी, अगर सपोज सब कंपनी कह रही है, ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है, ये जो बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, बिजनेस डिफॉल्ट हो गया है, बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे बल्कि लॉसेस ही हो रहे, ठीक है। तो अब क्या है कि जब डिफ़ॉल्ट हो गया है बिज़नेस, उसको प्रॉफ़िट नहीं हो रहे, वो लॉसेस में चल रहा है, तो उसने जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, वो पे ऑफ करनी होगी हर हाल में, वो किसी तरह माफ़ नहीं है, ठीक है, वो माफ़ नहीं है। लेकिन होता क्या है, आपने देखा होगा कि जी बहुत सारे सब बैंक्स की स्टोरी सुनी हुई है, ठीक है, या कंपनी की जी स्टोरी सुनी है, जी फलानी एक कंपनी वो बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, बैंकरप्ट हो गई, बैंकरप्ट का क्या, हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ ही नहीं कर सकते, उसके बाद इतने सफिशिएंट एसेट्स नहीं, तो हमने कहा वो जो लोगों ने पैसा डाला हुआ था, हमने कहा लोगों का पैसा डूब गया, हमने कहा जो लोगों का जो पैसा था, वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उसका क्या हुआ? हमने कहा वो तो डूब गई। डूब गई से मुराद क्या है कि वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला। तो कंपनी के केस में ऐसा क्यों है कि वो पैसा वापस नहीं मिलता? और पार्टनरशिप ने क्या है, हमने बिजनेस जो कर रहे थे, अगर वो बिजनेस आपका डूब गया, तो पैसे आप वापस ले सकते हो किसी भी सूरत में, अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड है। वो लोग जो हैं, जो पार्टनर्स हैं, अगर वो पैसे नहीं दे सकते तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के पैसे दे देंगे। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा क्यों नहीं? मैंने कहा कंपनी के केस में कंपनी के मालिकान, ओनर या जो मैनेज करने वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट, जो डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव की बात की है, वो क्यों नहीं पैसे वापस करते? उनके एसेट्स क्यों नहीं बेचते? तो यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो ओनर हैं, ये जो मैनेज करने वाले लोग हैं, और ये जो कंपनी है, इनकी पहचान ही अलग है। अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है, तो इसका डिसीजन कोर्ट करती है। कोर्ट कहती है भाई ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, डिफॉल्ट हो गई है, पैसे वापस नहीं कर सकती, तो बस जिस जिसने पैसे लगाए थे उसके पैसे डूब गए। हाँ, कभी कंपनी एक छोटा-मोटा बिज़नेस करके अपने आप को अगर वो एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो उस पे है कि ठीक है चले अभी तो बैंकरप्ट हो गई है, लेकिन अपने वो जो लोगों के पैसे वापस करना चाहे वो बिल्कुल कर सकती है, कि अगर वो कल को दोबारा मार्केट में आना चाहती है, अपना नाम को, अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहती है, तो वो लोगों के पैसे वापस करेगी। लेकिन उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है। जब बैंकरप्ट होगी, कोर्ट ने अनाउंस कर दी कंपनी ने अब खत्म हो गई है, डिफॉल्ट हो गई है, तो फिर नहीं है, फिर लोगों की उम्मीद खत्म हो गई पैसा मिलने की। लेकिन पार्टनरशिप के केस में अगर किसी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है या सोल ट्रेडर की लायबिलिटी है, तो ऐसा तो नहीं होता एक सोल ट्रेडर है और वो उसको बिजनेस में लॉस हो गया, तो लोगों का जो पैसा लगा हुआ है, लोगों ने जो पैसे दिए हुए थे वापस लेने हैं, तो सोल ट्रेडर कहते नहीं भाई मैं तो डिफॉल्ट हो गया, तो मैं पैसे ही नहीं दे सकता। कभी सुना आपने ऐसे? नहीं सब, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ना ही पार्टनरशिप के केस में होता है। तो हमने कहा यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कि अनलिमिटेड से मुराद क्या है कि आपके अगर इस तरह किसी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है, तो आप जो लोग हैं सोल ट्रेडर के अंदर, वो पर्सन खुद, और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स बेच के उसकी लायबिलिटी को फुलफिल करेंगे। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। अब कंपनी के केस में ऐसा कैसे नहीं होता? कंपनी को ऐसा खास क्यों एज है? ये वजह क्यों? हमने कहा ये जो कंपनी
Kindly just give me a 1 minute. जी। कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल स्टेटस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम कंपनी की तरफ आते हैं कि जी कंपनी, हमें ये समझ आई, हल्के से हमने इसको देखा कि जी लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कंपनी क्या है। यानी कंपनी एक्ट 2017 बनाया गया है, ठीक है, कंपनी लॉ, और इसके अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं आपके लेवल पे, यानी कि कैफ के लेवल पे। तो मैंने कहा कि जो ओरिजिनल सिलेबस है ना कॉर्पोरेट लॉज का, जो सीफैप में देना है, ये जो आपका सिलेबस है ये शायद 1% भी ना हो अगर उससे कंपेयर किया जाए, क्योंकि मल्टीपल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड रूल्स, इवन के आप वहाँ पे अपनी किताबें साथ, कंपनीज एक्ट 2017 साथ लेके जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और इतना ज़्यादा सिलेबस है कि उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, सही है। तो अब कंपनी की पार्टनरशिप भी मौजूद थी, सोल ट्रेडर भी मौजूद था। तो कंपनी का क्या तरीकाकार है, कंपनी क्यों, कंपनी को ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जी कंपनी क्या है, कंपनी क्यों एक ख़ास तरह का बिज़नेस को बनाया गया। मतलब कि ये वो बिज़नेस है जिसके लिए जो प्रॉपर रेगुलेशन तहत बनता है, यानी कि इसके रिलेटेड प्रॉपर कानून ज़ाब्ते हैं। अभी जब हमने ग्रिड देखी थी तो उसमें क्या था, प्रॉपर तरीकाकार, पहले कंपनी है क्या, उसकी एग्ज़ाम क्या है, रजिस्टर कैसे होंगे, फिर उसके लॉज कैसे बनेंगे, उसके रेगुलेशंस कैसे बनेंगे, ठीक है। फिर डायरेक्टर मैनेज कौन करेगा, फिर शेयर कैपिटल की बात हुई, फिर डिविडेंड की बात हुई, फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई, फिर लोन्स की बात हुई, फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हुई, एंड देन वाइंड अप की बात होगी। तो ये जो तमाम चीज़ें ने कि कोई भी कंपनी अगर एक ख़ास तरीके के कानून के तहत बने, पार्टनरशिप में आपको याद होगा कि वो जो एग्रीमेंट था, ठीक है, पार्टनरशिप की उसने जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसने बेसिक चीज़ बता दी, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की एग्जाम क्या है, फिर राइट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, पार्टनर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कोई माइनर उसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर शामिल होना चाहे तो उसका क्या था, फिर थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के ताल्लुकात होंगे वो। लेकिन आपस में वो पार्टनरशिप चलेगी कैसे, वो एग्रीमेंट तो उन्होंने खुद बनाना होता था, वो तो उन्होंने खुद डिवाइस करना होता था। कौन कितना शेयर कैपिटल लेके आएगा, कौन इन्वॉल्व होगा, कौन इन्वॉल्व नहीं होगा, कौन डिसीजन मेकिंग में होगा, कौन नहीं होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये तमाम चीज़ एग्रीमेंट के अंदर वो लोग खुद लिखते थे। लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी क्या किसी इंसान के खुद, यानी कि हर कंपनी क्या अपने कानून बनाएगी। हमने कहा जो उसने अपने कानून बनाने हैं, जिसका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो दो चैप्टर है, ये कानून भी इसकी जो, यानी कि उसने क्या दायरा कार है, वो भी लॉ ने बताया हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट 2017। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप एक कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, कुछ रेगुलेशंस आई कैप की तरफ से हैं, ठीक है, आई कैप जो बॉडी है उसकी तरफ से रेगुलेशन है। फिर जो रेट्स हैं, यानी कि रजिस्टर्ड अकाउंटिंग या जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एस पी आई हो गया, सी एम ए हो गया, ये अपने कुछ प्रोसीजर्स बनाते हैं, एस ओ पीज बनाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, मेरा सवाल, कि रेट के बनाए हुए एस ओ पी में और आई कैप के बनाए हुए एस ओ पी में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, इख्तलाफ आ जाए। जी, जी सर, मत ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जो है, जो एसओपी बना रहा है, और जो आईकैप ने एसओपी इशू किया हुआ है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, इख्तलाफ है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? क्या आईकैप कहता है कि जी आपके दो पेपर पास हो, ए के सपोज, तभी आप बी का पेपर दे सकते हो, और इंस्टीट्यूट जो है, जो भी कॉलेज है, वो पढ़ा रहा हो वो पेपर कि नहीं नहीं आप पढ़ लो, हो जाएगा, हम बात कर लेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है?
नहीं है पॉसिबल, ऐसा ही है। जी संबंध, आपका कोई सवाल है? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि कंपनी जो अपने प्रोसीजर्स बनाती है, एसओपीज बनाती है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं, वो इख्तलाफ करें किससे? कंपनीज एक्ट 2017 से। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई ऐसा उन्होंने इस मेमोरेंडम के अंदर या आर्टिकल के अंदर कोई ऐसी बात लिख ली जो कंपनीज एक्ट 2017 के अगेंस्ट है या उसमें नहीं है, तो वो प्रोसीजर नहीं जाएगा। कहीं पे भी कोर्ट में कोई बात चल गई, कोई केस चल गया, वो कहते हैं कि हमने तो अपने एमओए में लिखा हुआ था और देखिए एसईसीपी से अप्रूव्ड है, एसईसीपी ने अप्रूव किया हुआ है। तो हम कहेंगे फिर भी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, चाहे वो अप्रूव ही क्यों ना हो, चाहे आपने एसईसीपी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो एमओए अप्रूव क्यों ना कराया। अगर वो कंपनीज एक्ट 2017 के अगेंस्ट है तो प्रोसीजर कभी भी एसओपी वो फॉलो नहीं हो सकता, वो रूल वो रेगुलेशन फॉलो नहीं हो। ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं सरमन? सही है। हमने कहा ये जो कंपनी है, कंपनी क्या है? कंपनी उन उस ज़ाब्ते के तहत बनती है, यानी कि अगर जब बनने की बारी आएगी, ठीक है, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, फिर उस कंपनी को मैनेज करना है, फिर उसके जो बाकी जो काम है, ऑपरेशंस चलेंगे, वो किसके तहत चलते हैं? हमने कहा कंपनीज एक्ट 2017 या इसके अलावा जो भी लॉज एंड रेगुलेशन आपकी अथॉरिटीज़ ने बनाई है। अथॉरिटी कौन होगी अभी हम देखेंगे, हमने एट अ ग्लांस में देखा था क्या अथॉरिटी आ रही है, हमने पढ़ना है। तो जो अथॉरिटी ने लॉज रेगुलेशन बनाए हैं उसके तहत कंपनी चलती है, और यही फ़र्क है कंपनी में और सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अंदर, कि जी कंपनी के लिए ख़ास कानून तरीक़ेकार बनाए गए। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपनी का, ये जो हमने ओनर लिखा था, मैनेजमेंट लिखा था, इसको हम करेंगे कल डिस्कस। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई सवाल हो? अच्छा, आपने क्या करना है, आपका कुछ होमवर्क है कि आपने ऑफ कंपनी लिखा हुआ है, इसके अंदर कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन लिखा हुआ है, ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.1 है इसको पढ़ना है, यही एग्जाम्पल एक गिवन है इसको पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही में आपके पास कंपनी कुछ खास फीचर्स लिखे हुए हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, डेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो पहला सफ़ा है इसको अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, एक तो आपने क्या करना है, एट अ ग्लैंस को जब अपनी किताब खोलनी है, ठीक है, किताब खोलने के बाद आप, मैंने आपको तरीकाकार बताया पढ़ने का, कि जी आप एट अ ग्लांस को देखें, आप स्टिकी नोट्स को देखें, चैप्टर के अंदर है क्या क्या, एट अ ग्लांस के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर फर्दर क्या चीज़ मेंशन है, ठीक है, उसको देखें, और ये पहला सफ़ा आपने पढ़ना है। ठीक है जी, कोई सवाल? ऑल ओके? ठीक है, क्यों अभी हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये हमारा पोस्ट रिजल्ट बैच है, तो इसके अंदर जितना इंटरेक्शन होगी उतना अच्छा है। ठीक है, अभी क्योंकि ये जो फर्स्ट वीक के लिए हमारे पास इसके अंदर जो है वो माइक अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बाद हो जाएगा, तो आप अपना माइक ऑन करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने जो कुछ सवाल पूछना हो आप लाइव पूछें, अभी जो आपके पास ऑप्शन है वो है चैट में आप पूछें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप अभी इसको पढ़ें। आपके कल कोई भी क्लास स्टार्ट होने से जैसे स्टार्ट होगी तो पहले आप अपना जो भी सवाल है आपने वो पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।